जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। देखिए, जो एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 2 तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। तो एक्सरसाइज 2 का नाम है आपका राष्ट्र और राष्ट्र की आय की मुद्रा। ठीक ना। देखिए, राष्ट्र और राष्ट्र की आय मुद्रा, ठीक ना। हम लोग समझने वाले हैं जो मुद्रा के बारे में, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय का जो मुद्रा है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन, डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल में ही कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं? कितने मार्ग बनाए गए हैं जी? 6 मार्ग हैं। सही, उसका जवाब क्या हो जाएगा? 6 मार्ग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? तो चेन्नई पतन। क्या है? चेन्नई पतन। भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है आपका चेन्नई पतन है। अगला बात किया जाए 3 नंबर क्वेश्चन में, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? देखिए, परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है जल मार्ग। क्या होता है? जल परिवहन। क्या होता है? जल परिवहन। जल परिवहन के द्वारा कोई भी सामान को आसानी से और सस्ता लेकर के जाया जा सकता है, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। सीमा सड़क जो संगठन था बना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में, पाइपलाइन परिवहन निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो सिंपल सी बात, ये स्थल पे बनाया था तो ये क्या होगा? स्थल परिवहन में आएगा, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है राज्यों की राजधानी उस जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क कहलाती है। देखिए, जब ध्यान समझिएगा, राज्यों की राजधानियों को अगर जिला से जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा आता है? राज्य मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य मार्ग कहलाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाले प्रथम बंदरगाह कौन था? तो कौन था जी? कंडाला था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो बंदरगाह डेवलप किया गया था, बनाया गया था, वो कौन था? कंडाला था, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहे हैं, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो निम्न 2 स्टेशनों के मध्य चली वे हैं। मतलब तो ये हुआ, जो भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी बना था वो पहले बार किन 2 स्टेशनों के बीच में चला था? कौन कौन चला था जी? मुंबई से, सही, क्या हो जाएगा? मुंबई से थाने। कौन हो जाएगा? मुंबई से थाने। इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा, मुंबई से थाने, ठीक है। तो भारत में जो रेलगाड़ी प्रथम बार चला था वो मुंबई से थाने के बीच में चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को जिन नाम से जाना जाता है वह है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है उसको किस नाम से जाना जाता है जी? शेरशाह सूरी मार्ग। क्या कहता है उसको? शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, उत्तरी दक्षिणी गलियारे। देखिए, उत्तरी दक्षिणी गलियारे यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का उत्तरी छोर है। देखिए, जो उत्तरी दक्षिणी गलियारे का जो उत्तरी छोर है उसे वो कौन सा छोर है? तो श्रीनगर। देखिए, जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का जो बात किया जाए उसका सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? श्रीनगर है, ठीक है। अगला बात क्वेश्चन है कि सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 25,494 रुपए। क्या हो जाएगा सही जवाब का? 25,494 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखिए, भारत का जो वित्तीय वर्ष है उसे कब से कब को कहा जाता है? देखिएगा यहाँ पे, तो सही जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल से 31 मार्च तक का। क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या कहता है? भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। सॉरी, इसमें गलत जवाब दे दिया है। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल। 1 APRIL अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है भारत का वित्तीय वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन में थोड़ा समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका गोवा। देखिए, गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है, कारण कि गोवा छोटा राज्य में आता है और यहाँ पे जनसंख्या
भी कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ के ज्यादा हो जाते हैं, ठीक ना। अगर बात की जाए 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो देखिए पटना का क्या है, पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, सबसे अधिक आय आता है बिहार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का बात की जाए, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है या उपयुक्त तीनों है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब, उपयुक्त तीनों। ये तीनों ही सही जवाब है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन की बात की जाए 16 नंबर क्वेश्चन में, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो देखिए सर्वाधिक योगदान किसका होता है जी, सेवा क्षेत्र का। बिहार का जो आय है इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 17, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। देखिए बिहार का जो अर्थव्यवस्था है उसके प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है, कृषि है। क्या है, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, कृषि हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन से। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, देखिए राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नंबर डी हो जाएगा कि उत्पादन के साधनों की आय। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 का, तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, सेम क्वेश्चन आ गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का क्या कहलाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहा जाए, भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक ना। अगर बात की जाए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जितना भी बन रहा है इसमें से ये कोई भी बुक में मेरे ख्याल से नहीं दिया होगा, कितना तो ऐसा नहीं कि साफ एकदम से नहीं दिया होगा, कुछ क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन इसमें से जितना आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना समझ लीजिएगा यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ इस वीडियो के अलावा कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पाद का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी? तो जो ये परिभाषा था किसने दिया था जी, फिशर जी ने दिए थे। कौन दिए थे, फिशर जी दिए थे। इनका बताइए तो इन लोग पास नामे नहीं रहता, हम लोग का कितना कमाल का नाम रहता है, इन लोग का फिशर। देखिए किसी का नाम पिंगू, किसी का नाम मार्शल, क्या यार क्या नाम रहता है इस सबका, हमसे नाम लेना चाहिए एक दो, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? देखिए जो भूमि का परिश्रमिक होता है वो क्या कहलाता है जी, लगान। क्या कहलाता है, लगान। भूमि का परिश्रमिक जो है वो लगान के रूप में हम लोग जमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कह रहा है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ई हो जाए कौन सा, गोवा। पहले भी समझा दिए हैं कि गोवा का सर्वाधिक क्या है, राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इस चैप्टर में मैंने जो चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, 87 से 88 क्वेश्चन हुआ। लेकिन हाँ अगर चैप्टर 2 से क्वेश्चन अगर आता है तो यही क्वेश्चन में से कोई ना कोई आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 में। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया गया था 1868 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है, उत्पादन से, आय से, व्यय से, इनमें से सभी से। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए जो चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से ये सभी से है, ठीक है। और बात की जाए क्वेश्चन नंबर आपका 25, आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? देखिए आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है जी, बचत। देखिए अगर बात की जाए हम लोग मान लीजिए 10,000 रुपये कमा रहे हैं पर मंथ, कितना कमा रहे हैं, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, और 8,000 रुपया हम लोग उपभोग कर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उपभोग कर जा रहे हैं। तो बचा क्या हमारा, 2,000 रुपया बचा, और 2,000 रुपया जो है हमारा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, ठीक ना। तो आय और उपभोग का जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बचत कहते हैं, सेविंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 26 का, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। देखिए राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है, किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम
अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक जो मूल्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, रैगनर नरकस। कौन दिया था, रैगनर नरकस ने दिए थे कि गरीबी के कुचक्र का जो धारणा दिए थे उन्होंने दिया था, रैगनर नरकस ने दिए थे। अगर बात की जाए हुआ क्वेश्चन नंबर 28, कह भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा। देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 29 का बात किया जाए, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहता है। देखिए वर्ष भर में किसी देश में अर्जित कुल आय, जो कुल इनकम होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर बात की जाए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की जाती है। कितनी कैलोरी निर्धारित कर जाती है जी, 2400। कितना, 2400 कैलोरी। अगर बात की जाए, फिर से क्वेश्चन इसको पढ़ देते हैं, गरीबी रेखा निर्धारण करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की जाती है। तो सही जवाब का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि आपका हो जाएगा 2400 कैलोरी। ठीक ना, 2400 कैलोरी। ठीक है, 2400 कैलोरी। क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देना ताकि समझ में आएगा। ठीक है, अगर बात की जाए हुआ आगे क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक ना, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल, ठीक ना, नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो दादा भाई नौरोजी लिखे थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, दादा भाई नौरोजी। अगर बात की जाए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो देखिएगा फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित राष्ट्रीय अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल्य योग विधि। क्या हो जाता है इसका सही जवाब, मूल्य योग विधि। अगर क्वेश्चन नंबर 33 का बात किया जाए जी, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है, विकसित देश। क्या कहलाता है जी, विकसित देश कहलाता है। जिस भी देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकसित देश के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो लोग विकसित होते हैं, क्योंकि वहां का राष्ट्रीय आय क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अगर बात की जाए 34 नंबर क्वेश्चन का, देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो देखिए जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में आता है, क्योंकि ये बहुत विकसित है, हम लोग से तो बहुत ज्यादा विकसित है। अगर बात की जाए नेपाल तो हम लोग से गया गुजरा है, बांग्लादेश भी हम लोग से गया गुजरा है, श्रीलंका भी हम लोग से गया गुजरा है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटिश। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट की जाती है। तो लगान। देखिए भूमि का जो पारिश्रमिक के रूप में क्या प्रकट करते हैं हम लोग, लगान के रूप में जमा करते हैं। अगर बात की जाए 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितनी संख्याएं हैं। तो क्या है 29.8, माने 29.8% लोग जो है गरीबी रेखा से क्या है, नीचे रहने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 37 का, पर बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। देखिए बिहार का बात की जाए तो घरेलू उत्पाद कितना, मतलब छोटे छोटे कुटीर उद्योग लोग कैसे चलाते हैं, कितना, तो कितना 11.3%। 11.3% लोग जो है कुटीर उद्योग चलाते हैं। क्या चलाते हैं, कुटीर उद्योग चलाते हैं। क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 38 का, कर इनमें से एक बीमारू राज्य नहीं है। इसमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक जो है एक बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग देखने वाले हैं 39। कर है ऊंची विकास दर से है, तेजी से समृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है, देश विकसित देश की श्रेणी में आता है। ठीक ना, डी नंबर आपका आंसर है, ए एंड बी दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखो ये क्या होता है, जब ऊंची विकास दर का बात की जाए तो तेजी से समृद्धि होता है और गरीबी दूर होती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, ए और बी दोनों। अगर अगला बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 40 का, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में है। ठीक है, बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है, बहुत न्यूनतम है। क्या है,
बहुत न्यूनतम है। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूनतम है। अगर बात की जाए 41 नंबर का, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो देखिए बिहार का सबसे ज्यादा किसका प्रति व्यक्ति आय है? तो पटना का है। बिहार में जो पटना जिला है उसका सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक में आता है। ठीक है। अगर बात की जाए 42 नंबर क्वेश्चन में, बिहार की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? देखिए हमारा पश्चिमी चंपारण नहीं है, ये क्या है? शिवहर है। क्या है? शिवहर। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? शिवहर। यहाँ पे क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है? मतलब तो बात की जाए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत आय की वृद्धि हुई है? तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 11.03%। तो सब देखिए, जो बात की जाए बिहार की जो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है, बिहार के जो आय में वृद्धि हुई है कितना हुई है? 11.03%। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 44 का, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक सबसे अधिक है? तो सिंपल सी बात है, क्या है? गोवा का है। ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर बात की जाए भारत की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का बात की जाए, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गोवा का है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 45 का, कह रहा है 2009 से 2010 के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 16,000 क्या है आपका सही जवाब? 16,119। क्या हो जाएगा? 16,119 हो जाएगा। और बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो 2009 से 2010 की बात किया जाए उसमें कितना था? 16,119 था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि सन 2012 से 2013 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति कितनी थी? अगर बात की जाए भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय की बात की जाए कब? 2012 से 2013 तक का, तो कितना था जी? 68,757 रुपया था प्रति व्यक्ति। ठीक ना? कितना था? 68,757 था। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? देखिएगा क्या करे 2008 से 2009 का, तो कितना हो जाएगा जब आपका? 25,494। कितना हो जाएगा? 25,494 हो जाएगा। अगर बात की जाए 48 नंबर क्वेश्चन का कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा? हमारा बिहार है। हम ही लोग हैं जी सबसे कम वाले में। सब देखिए, सब टॉप, जो टॉप टेबल होता है ना उसमें सबसे नीचे हम लोग रहते हैं, बिहार वाले लोग। ठीक है। देखिए अगला बात है क्वेश्चन नंबर 49, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। देखिए बिहार की जो आय है वो सर्वाधिक योगदान किससे होता है? सेवा क्षेत्र से होता है। किससे होता है? सेवा क्षेत्र से होता है। ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, मात्र 30-40 क्वेश्चन और बचा होगा, उसको कंप्लीट आज कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? बिहार राज्य की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत है। देखिए जो बिहार में जो गरीबी रेखा से कितने परसेंट लोग नीचे हैं? तो कितने हैं? जो ऑप्शन नंबर ए 41.4% लोग। देखिए 41.4% लोग जो हैं बिहार में गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए 51 में, देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार में 41.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे होंगे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जिनके पास 4 चक्का कार भी होता है ना, जिनके घर कार होता है, वो लोग भी गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं। क्यों? पता है, ऐसा नहीं कि गरीब हैं, गरीब नहीं, ये अपने आप को गरीब दिखाए हुए रहते हैं, इसलिए बिहार हम लोग का पिछड़ा है। ठीक है। देखिए गरीबों के पास बहुत कम, कोई भी जो बेनिफिट आता है गरीबों के पास बहुत कम मिलता है, और जो जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं उन्हीं को मिल जाता है। ठीक है। अगर बात की जाए, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा? 86%। देखिए बिहार का जो है 86% जो जनसंख्या है वो क्या है? कृषि पर आधारित है। ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन की बात की जाए 52 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 52 कह रहा है एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक ना? कह रहा एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। किस अर्थशास्त्री का कथन? देखिए यह किस अर्थशास्त्री का कथन था? तो कौन थे जी? रैगनर नर्कस ने कहते हैं, ठीक ना, कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। किससे? संसाधन से, सोच से, सबसे। ठीक है।
देखिए हम बता रहे हैं आपको, एक गरीब जो होता है ना वो गरीब ही रहता है और एक पैसा वाला दिन पर दिन पैसा वाला ही होता जाता है। उसका क्या कारण है पता है? सोच। कारण क्या है कि देखिए जो पैसा वाला रहता है ना वो सोचता है कि हमको मतलब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा इनकम हो, क्या हो, इनकम हो। लेकिन एक गरीब सोचता है कि हम क्या करें कि आज एकदम मस्त खाएं, कल फिर सोचा जाएगा, ठीक ना। तो गरीब दिन पर दिन गरीब होते जाता है और पैसा वाला दिन पर दिन धनी होते जाता है, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे, सन 2012 से 2013 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी। देखिए 2012 से 2013 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो सही जवाब हो जाएगा 67,757 रुपया। देखिए 67,757 रुपया बिहार में जो 2012 से 2013 में, ठीक है, क्या 2012 से 2013 में प्रति व्यक्ति आया था, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर बात की जाए आपका ये 54 नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है गरीबी के कुचक्र को किसने सही परिभाषित किया था? तो वहीं किए थे, कौन किए थे? रैगनर नरकस ने किए थे। रैगनर नरकस जो थे उन्होंने गरीबी के कुचक्र को की परिभाषा को दिया था, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो हमारा बिहार ही है जी, हम लोग गरीबी के कुचक्र से प्रभावित हैं, ठीक ना। अगर अगला क्वेश्चन बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 56, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। देखिए भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है किससे? देखिएगा राष्ट्रीय आय का सृजन कैसे? उत्पादक वस्तुओं के द्वारा, उत्पादक वस्तुओं के द्वारा। हम लोग राष्ट्रीय आय का सृजन या फिर राष्ट्रीय आय का बढ़ावा कैसे मिलता है? उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। क्या हो जाएगा? उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? देखिएगा राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है जी? देखिए ऑप्शन ए है, क्या कर रहा है? उपभोक्ता एवं जीवन स्तर के सुधार से। बी है बेरोजगारी एवं गरीबी के उन्मूलन से। अगला है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि से। अब उसके बाद है क्या? इनमें से सभी। तो ये क्या हो जाएगा? सभी का सभी ये राष्ट्रीय आय के से संबंधित है, ठीक ना। राष्ट्रीय आय के जो निम्न में से संबंधित है ये सब क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 59 का, ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दो वर्गों में बांटा गया। भारत के जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है उनका जो अनुमानों को 2 वर्गों में बांट के रखा गया है। अगर बात की जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। देखिए राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित है? घरेलू उद्योग की आय, विदेश से प्राप्त किया है और ए एम बी दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो राष्ट्रीय आय से क्या सम्मिलित है? ए और बी दोनों हम टिक कर लेंगे। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है राष्ट्रीय आय की वृद्धि होने से प्रति आय में खाली स्थान होती है। क्या हो जाती है? वो वृद्धि हो जाती है। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है तो सिंपल सी बात है प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुआ होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 62 जो है राष्ट्रीय आय का अर्थ। देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादक के साधनों की आय। क्या हो जाएगा? उत्पादक के साधनों की आय। अगर अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 63 जो क्या कर रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ किया गया था जी? 1951 से 1952 तक का, ठीक ना। 1951 से 1952 के अप्रोक्सीमेट, ठीक ना। अगर बात किया जाए जी क्वेश्चन नंबर 64 का, ठीक ना, क्या कर रहा है? भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक अनुमान किसने लगाया था? तो कौन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे, ठीक ना। कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था जी? दादा भाई नौरोजी। और अगला क्वेश्चन की बात किया जाए जी क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो क्या कब किया गया था जी? 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था जी? 1949 में किया गया था। अगर अगला क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 66 में, राष्ट्र में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रणाली प्रमाणित संख्या है। क्या है?
ये आपका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, केंद्रीय संख्यांकी संगठन। क्या है, केंद्रीय संख्यांकी संगठन हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय संख्यांकी संगठन हो जाएगा बी। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि केंद्रीय संख्यांकी संगठन की स्थापना की गई है। ठीक है, केंद्रीय संख्यांकी संगठन का स्थापना कब किया गया था जी, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1951। कब किया गया था जी, 1951 में। सही जवाब हो जाएगा आपका 1951 हो जाएगा। अगर बात की जाए आपका क्वेश्चन नंबर 68 का कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या है, क्या है, तीसा की जो भयानक आर्थिक मंदी का अवधि क्या है, उसका सही जवाब हो जाएगा 1929 से 1933 तक का बीच। सही जवाब क्या हो जाएगा, 1929 से 1933 का बात करा जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि क्वेश्चन नंबर 69, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सन 1868 में कितना होने का अनुमान लगाया था। तो देखिए, अगर बात की जाए दादा भाई जो नौरोजी थे अपने पुस्तक में भारत के प्रति व्यक्ति आय आय कितना होने का अनुमान लगाया था, कितना बताया था बुआ, तो 20 रुपया। क्या था, सही जवाब 20 रुपया था। अगर बात की जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक ना, क्वेश्चन 70 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कब लगाया था, 1866 में लगाए थे। कब लगाए थे बुआ, 1866 में लगाए थे उन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 में क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है, दिखिएगा, कह रहा है 2013 से 2014 में भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय थी। देखिए, भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय क्या था जी, 2013 से 2014 में। तो सही जवाब का हो जाएगा क्या, सही जवाब हो जाएगा ये आपका 80.388 रुपया था। ठीक ना, प्रति व्यक्ति औसत आय था। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन का बात की जाए जी, अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 72 की बात की जाए, कह रहा है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है। देखिए, किसकी रचना है ये जी, तो दादा भाई नौरोजी की। किसका है, दादा भाई नौरोजी। इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 73। क्वेश्चन नंबर 73 का कर रहा है तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उभरने के लिए किसने सुझाव दिया था। अगर बात की जाए तीसा का जो आर्थिक मंदी से उभरने के लिए किसने सुझाव दिया था, प्रोप्राइटर केन्स ने दिए थे। कौन दिए थे, प्रोप्राइटर केन्स दिए थे, तीसा के आर्थिक मंदी से उभरने के लिए सुझाव दिए थे। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन का बात की जाए आपका 74 नंबर, तो आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है, वो बचत कहलाता है। आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है जी, बचत कहलाता है। क्या कहलाता है, बचत। तो कहाँ गया आपका सही जवाब, बचत। क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। आय और उपभोक्ता का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है जी, बचत कहलाता है। क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। ठीक ना, तो सही जवाब का क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाए थे। अगर बात की जाए जी क्वेश्चन नंबर 76 का, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की खाली स्थान का पता लगाया जाता है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा क्या करता है, आर्थिक संपन्नता का पता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, आर्थिक संपन्नता का। अगर यदि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो वो आर्थिक क्या है, संपन्न है। यदि प्रति व्यक्ति आय कम है तो वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 77 का, नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है। अगर बात की जाए नया आंकड़ा जो तैयार हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना था जी, तो देखिएगा उसका सही जवाब हो जाएगा ए 46,000 कितना हो जाएगा, सॉरी 46 कितना हो जाएगा आपका, $46,040 $46,040 हो जाएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ए $46,040 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। ठीक ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 78 जो है दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय का क्या आशय है, औसत आय से। क्या मतलब इसका, औसत आय। और ये प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, औसत आय। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति का आय नहीं होता है, ये सभी व्यक्तियों का आय का औसत जो निकाला जाता है
वही होता है, ठीक ना। अगर बात करें 79 का, कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रोहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। देखिए इसमें से जो है हमारे रोहन सहन के स्तर को कौन सा प्रभावित करता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। यदि मान लीजिए हमारे रोहन सहन, जैसे कि हम लोग पास पैसा ना हो तो हम लोग कैसे भी कपड़ा पहन लेते हैं, कुछ भी खाना पीना खा लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन यदि हम लोग का प्रति व्यक्ति यानी हमारे जब इनकम बढ़ जाता है तो हम लोग में स्टैंडर्ड हो जाते हैं, हम लोग आगे आगे का सोचने लगते हैं, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है, 80 नंबर कह रहा है किसी राज्य में नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। क्या ऑप्शन ए है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, ठीक ना। अगला है सकल घरेलू उत्पाद पर, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर अब बात किया जाए वो 81 नंबर, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय क्या किसे जाना जाता है जी, ये समझिएगा यहाँ पे, उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यवसायिक गणना विधि से, उपरोक्त सभी से। तो इस सही जवाब आपका क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा सही जवाब का उपयुक्त सभी, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है 82 है, ठीक ना। ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ऑब्जेक्टिव आपका, कौन सा चैप्टर का, दो चैप्टर का नाम क्या है राष्ट्र और राज्य की आय की मुद्रा, ठीक ना। देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा उत्पादन एवं आय गणना की विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, ठीक ना। देखिएगा उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त सभी। तो क्या सही जवाब क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिएगा अगला बात करा जाए क्वेश्चन नंबर 82 का, कह रहा राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं। देखिए राष्ट्रीय आय का जो गणना का जो विधि है वो कितना है जी आपका, सही जवाब हो जाएगा आपका पांच विधि है। राष्ट्रीय आय का जो गणना का बात करा जाए उसका 5 गो विधि होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है समावेशी आर्थिक विकास क्या है। देखिएगा समावेशी आर्थिक विकास क्या है, तो कह रहा संतुलित विकास, समाज के गरीब एवं गरीब का विकास, गरीब वर्ग का विकास, समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, इनमें से सभी। तो सही बात क्या, सही इसका जवाब क्या हो जाएगा इनमें से सभी। जिस समावेशी का मतलब होता है समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर के चला जाता है उसमें, ठीक है। अगर अगला बात की जाए क्वेश्चन नंबर 85 का, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंच होने को कहते हैं कौन सा समावेशी विकास। क्या कहता है अभी जस्ट हम लोग पढ़े उसको, समावेशी विकास क्या कहते हैं समावेशी विकास कहते हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा डी। देखिएगा अगला क्वेश्चन, चलिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा 86 नंबर, राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होती है। क्या हो जाता है सही जवाब क्या हो जाएगा आपका आर्थिक विकास, क्या हो जाएगा आर्थिक विकास में वृद्धि हो जाता है। देखिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा, हम जो है इस चैप्टर में आपका अध्याय नंबर 2 अर्थव्यवस्था का जो अध्याय नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 था, उसको कंप्लीट कर दिए। क्या चैप्टर 2 जो है आपका कंप्लीट कर दिए हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं ना ये 100 नहीं 110% हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि जितना भी MCQ क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो मेरे इसी वीडियो से आने वाला है। एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। टोटल का टोटल क्वेश्चन आपका, देखिए हम आपको अर्थव्यवस्था का 1 चैप्टर और अर्थव्यवस्था का 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए हम, ठीक है। और हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी से आएगा, बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को देखिए और आगे भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और सबसे बड़ी बात है मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और दूसरी बात यह है कि आप लोग को वीडियो ये हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलते चलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।